जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए संपूर्ण बिहार के सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वन से लेकर के 8 तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी और एचसीईआरटी बेस्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्लास होगी आपकी, ये जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा बिहार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए गए हैं। और ये एग्जाम से पहले एक आप देख सकते हैं कि एग्जाम के जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही हूबहू क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। कोठारी समिति, गौड़ सिंह समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1976 में मूल कर्तव्य से रिलेटेड कौन थी, हर बार आपको बताते हैं सरदार शौर्य सिंह समिति। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो गठित सरदार शौर्य सिंह समिति है, इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। और उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 1976 में 10 थी। ये आपको याद रखना है। जिन्हें जो है 2002 में फिर दोबारा से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा बढ़ा करके 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टिन ड्रम ये जो है कौन से इसकी मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता है, डोरिस लोसिंग, गुंटर ग्राश, ओक्टावियो पाज या सॉल बेलो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे गुंटर ग्राश की जो कृति है द टिन ड्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी। यूरेनियम संयंत्रों के लिए परमाणु संयंत्र जो है, परमाणु संयंत्रों को बनाने के लिए यूरेनियम के लिए जो संधि की गई थी, ये जो है कनाडा के साथ की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। जो इतने देशांतर रेखाएं हैं आपके, इनमें से कौन सी भारत रेखा प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, ये बताना है। ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है तो प्रधान जो प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। 2 रेल पटरियों के बीच 1.676 मीटर की जो है दूरी रखी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुला ने जीता है और वे किस देश की हैं। जो 2015 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, चीन में आयोजित हुई थी और मारिया लालगुला ने ये जीती थी। ये किस देश की है, ये बताना है। ये जो है स्पेन देश की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 57 फीट है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 57 फीट है। और इस मूर्ति का जो निर्माण है गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था, याद रखिए। चामुंड राय ने जो है इस मूर्ति का निर्माण करवाया था, चामुंड राय, ठीक है। 983 ईस्वी में, ये भी आप याद रख सकते हैं। 983 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में अवस्थित है गोमतेश्वर की जो मूर्ति, उसका निर्माण चामुंड राय के द्वारा 983 ईस्वी में करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए वो क्या थे। वी आर कृष्ण अय्यर की बात करेंगे, ये जो है प्रख्यात विधिवेता थे, याद रखिएगा, प्रख्यात विधिवेता थे, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है डी.वाई. वेणुगोपाल रेड्डी, याद रखिएगा, वेणुगोपाल रेड्डी या वाई.वी. रेड्डी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। पटना जो विश्वविद्यालय है
ये 1917 में इसके ब्रिटिश शासनकाल में 1917 में इसकी स्थापना की गई है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पे 1916 लिया रहता है, दिखा रहता है, मतलब आपको देखने को मिलेगा 1916 कहीं 17 है, तो आप याद रखिएगा 1916-17 में से कोई एक डेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है? तो अ पैसेज टू इंडिया की बात करेंगे, ये जो है ई एम फास्टर के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? 2015 का जो जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ, ये बताना है। ये जो है हुआ है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल जो है, इन्होंने प्रमुख 3 पुस्तकें लिखी हैं, अमंग द बिलीवर्स, इंडिया मिलियन म्यूटनीज और एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये तीनों पुस्तकों के लेखक हैं बी.एस. नायपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी हैं? ये जो है किस देश के निवासी है? जर्मनी के निवासी है एंजेलिक कर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा, ये बताना है। ये 122 डिग्री हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? इसकी बात करेंगे, तो इसमें जो है हीरे की खान है पन्ना, मध्य प्रदेश। ये आपको मध्य प्रदेश एमपी में है, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? ठीक है, ये बताना है। तो फिल्म जो पाथेर पांचाली है, ये एक बांग्ला फिल्म है और जिसे बंगाल सरकार द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित किया गया है। सत्यजीत राय, याद रखिएगा, सत्यजीत राय जी के द्वारा इसको निर्देशित किया गया है और यह बंगाल सरकार द्वारा निर्मित है। इस फिल्म की जो कहानी है वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास पर आधारित है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन सा एक घटक नहीं है, ये बताना है। ये जो है कराधान नीति, ये है सार्वजनिक ऋण नीति, ये भी इसका एक घटक है। व्यापार नीति जो है इसका नहीं है कोई घटक। सार्वजनिक व्यय नीति, ये भी जो है राजकोषीय नीति का घटक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित होती है? कोसी तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये नहीं होगा। घाघरा की बात करेंगे, घाघरा भी आपका जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सोन आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंडक जो है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, तो मतलब गंडक जो है आपको पश्चिम की पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। ठीक है, 35वें जो राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का है, लेकिन ये आयोजित कहाँ किया गया? ये केरल में आयोजित किया गया। ये बात आप याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये अपना पद जो है जब त्याग करेंगे, ये जो है राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करेंगे पत्र लिख करके। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बताना। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश
कौन है इसका इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा ये बताएं। न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। तो आप सभी को पता है कि जो आपका टोक्यो है, टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये ऑप्शन राजधानी सही हो जाएगा। तो टोक्यो कहाँ की राजधानी है? ये जापान की राजधानी है, याद रखेंगे जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे ये बताना है। मशहूर जो पेंटिंग है हंस दमयंती, इसके जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ये इनकी प्रसिद्ध कृति है, चित्रकार मतलब इन्हीं के द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ पेड़ू जी के द्वारा लिखी गई थी ये बताना है। राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल या अंधा युग। आप सभी को पता है जो आपका मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको पद से कौन हटा सकता है? तो वो है आपके कोई नहीं, याद रखिएगा, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। कैसे निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको जो है हटाया जा सकता है, बाकी किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए दो स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कहेगा कर्नाटक का कहेगा हो जाएगा, फिर ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो कर्नाटक का कहेगा हो जाएगा, फिर तमिलनाडु तमिलनाडु का हो जाएगा कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश नरोरा, गुजरात काकरापार। फिर A2B4 ये ऑप्शन ही सही है, A2B4। फिर C1 हाँ ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, ये कथन एकदम सही है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये कथन भी सही है। तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये कथन भी सही है। राज्यसभा का जो गठन है ये 1952 में हुआ है, याद रखिएगा। 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है ये बताना है। टाइगर वुड की बात करेंगे, ये गोल्फ से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है? इसका जो प्रमुख कारण था वो था जीका वायरस। यहाँ पर जो है जीका वायरस इन नवजात शिशुओं में पाया गया, जिसका जो है माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का प्रमुख कारण बना। अगला क्वेश्चन है 31। जोवाकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, यह एक क्या है? यह एक जो है मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री या गृह मंत्री? तब जो है CJI सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सिंधु श्री पुल्लर, अरविंद पनगरिया, विवेक देवराय या VS सारस्वत। तो वर्ष 2015 में जो गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उस समय जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगरिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने
2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। किसको निकाले थे ये बताना है। ये जो है इन्होंने यमन को निकाला था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोको हरम क्या है। बोको हरम क्या है ये बताना है। बोको हरम की बात करेंगे, ये जो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। मरणोपरांत जो है एमजी रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री। तो आप सभी को पता है ये जो मरणोपरांत जो है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने 1962 में इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था। ये जो है 1974 में कहाँ किया गया, पोखरण में। याद रखिएगा 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को परमाणु पोखरण पोखरण के राजस्थान में हुआ था। याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। यहाँ पे जो आपका कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ये है चिनाब, सॉरी सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम है ये भारत में नहीं है। ये जो है तिब्बत के राकोस्ताल से निकलती है। याद रखिएगा तिब्बत के जो है राकोस्ताल से निकलती है। राकोस्ताल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है। इसमें बताने कौन सा कथन सही है। जब केवल आ जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन गलत ही होते हैं। याद रखिएगा। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये गलत हो जाएगा। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये भी गलत है। इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। जल्लीकट्टू साणों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कई बार आपसे पूछा गया है। ये जो है हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो है जल्लीकट्टू साणों की लड़ाई जो है तमिलनाडु से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो सोन और नर्मदा। याद रखिएगा सोन और नर्मदा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है पुष्कर, राजस्थान। ठीक है। पुष्कर, राजस्थान, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर जो ब्रह्मांड रचयिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर तथा प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में लगने वाले ऊंट मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है। यहाँ पे ऊंट मेला भी लगता है, इसलिए जो ये पशुओं के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है ये बताना है। भारत का जो पहला ऑर्गेनिक राज्य है वो है सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये जो है कि इन्होंने मेनका गांधी केस, जो मेनका गांधी केस था, इसमें जो है इन्होंने बताया था। ठीक है। और 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इसी आधार वाक्य उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है इस पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये जो है मेनका गांधी केस बनाम भारत सरकार केस में कहा गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। इनको जो है हम लोग कहते हैं ब्लड डायमंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और आपकी रिवीजन क्लास है। याद रखिएगा टोटली रिवीजन क्लास है और जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए है, ताकि आप लोग जो भी पढ़े हैं थोड़ा सा उसका विशेष मतलब व्याख्या भी करवा देते हैं किसी किसी क्वेश्चन का, ताकि आप लोग जब अभी तक पढ़े हैं आपके माइंड में याद आ जाए। ठीक है। इस क्लास का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आपको नए क्वेश्चनों से रूबरू करवाना है। सारे पढ़े हुए आपके क्वेश्चन होंगे उम्मीद है, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग
थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो है लास्ट में निकाले गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ब्लड डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। ये बताना है कहाँ के राज्यपाल हैं, एन एन वोहरा। तो ये जो है वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, ये बताना है। तो शराबबंदी की बात करेंगे तो ये जो है वर्तमान में धारा 47 में वर्णित है। शराबबंदी संविधान जो है धारा 47 में निर्देशित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, मतलब 2018 में कहाँ आयोजित किए, ये बताना है। ये जो है 2018 में फीफा रूस में हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं ये किस दिशा में घूमते हैं, ये जो है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं भू स्थिर पृथ्वी जो है, और ये पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा में जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में उपग्रह को 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है इसके लेखक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 356 में है इसका प्रावधान। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया। धान, सरसों, बीटी कॉटन या गेहूं। ये जो है आपका बीटी कॉटन जो है, इसमें जो है बीटी कॉटन में जो है जेनेटिक रूप से परिवर्तन, बीटी कॉटन को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल 53 है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन और नॉर्वे की समितियों द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 6 वर्गों में प्रदान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ग हैं, भौतिक है, आप ऐसे सुन लीजिएगा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार ये स्वीडन सरकार द्वारा, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। सिर्फ एक ही पुरस्कार है शांति का जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी जो है सभी स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही मिलान करें। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये जो है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जो है कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर माउंट आबू वाइल्ड बंगाल। माउंट आबू की बात करेंगे, या वो राजस्थान, देखो माउंट आबू राजस्थान में है, राजस्थान के सिरोही जिले में है ना, तो ये आपका ए हो जाएगा। माउंट आबू वाइल्ड बंगाल ये राजस्थान में है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी का 2। ठीक है, A4 B3 D2 C1 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है खारे पानी का मगर, आल्विन रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। तो आप सभी को पता है ये जो है गंगा की डॉल्फिन।
ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है, प्राणी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी ये किसमें हुई थी? तो ये जो है हरित क्रांति के दौरान हुई थी। हरित क्रांति आई थी तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर दुग्ध उत्पादन जो है, दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। A1 B3 2 C2, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, ये बताना है। ये जो है हरित सूचकांक की बात करेंगे, इसी को ग्रीन इंडेक्स कहते हैं और ये विश्व बैंक के पर्यावरण पोषक विकास खंड द्वारा विकसित किया गया है। ये विश्व बैंक द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इंदिरा शाइनी का वाद, SR बोम्बई का वाद, रुदल शाह का वाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये SR याद रखिएगा, SR बोम्बई के बाद में जो है ये कहा गया था, याद रखिएगा। सॉरी, SR बोम्बई नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया। ये मूलभूत ढांचे की जो बात है ये की गई है केशवानंद बनाम केरल राज्य में। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारतीय जो केस है ना, केशवानंद बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य में जो है फैसला आया था मूल ढांचे का। ठीक है, केरल राज्य ये कब आया था? ये आया था 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एडवाइजर कौन थे संविधान के? ये जो है इनका नाम था शरद चंद्र बोस, AM मुंशी, रफी अहमद किदवई या बेनीगल नरसिंह राव। इनका नाम से बेनीगल नरसिंह राव, कहीं बहुत जगह लिखा होगा VN राव, वो भी सही है, और बेनीगल नरसिंह राव ये सही है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सभी को आता है ये क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? ये कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये जो है 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बारे में कुछ बातें बता दें आपको, तो एक बार इसकी कहो तो इसके एक बार थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को, इसका पूरा एक बार सुन लीजिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा, और इससे पहले गांधी जी ने इस अहिंसक प्रस्ताव को जुलाई 1942 में जो है वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया, और 9 अगस्त को सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों ने इस कार्य को ऑपरेशन 0 आवर की संज्ञा दी, और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ राजेंद्र प्रसाद को भी वहां पर, देखो गांधी जी को आगा खां के पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ, और राजेंद्र प्रसाद को पटना में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में नजरबंद कर दिया गया। सरकार ने इस कार्य में समस्त भारत में रोष फैल गया था, तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैल गई थी, और जनता ने हिंसा का विरोध किया, मतलब हिंसा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये इसका जो है प्रमुख परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन का। उम्मीद है आप सबों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं सोचा कि एक बार बता दें कि क्या क्या इसमें मुख्यतः हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनी थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? ये बताना। बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी? तो हिंद स्वराज की बात करेंगे तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आर्कटिक होम इन द वेदाज, फिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी व गीता रहस्य, ये जो प्रमुख पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहां से
प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च की बात करेंगे तो ये आपका बारदोली, अहमदाबाद, सूरत, ये बड़ोदरा। जो आपका दांडी मार्च है ये अहमदाबाद से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अभी जस्ट बताया आपको, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, खुद की स्वयं की लिखी पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? यह कथन कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जब भारत को आजादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके क्लीमेंट एटली। जब भारत को आजादी मिली थी, याद रखिएगा, जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे श्री राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जो बरसाती जमीन होती है, दलदली भूमि होती है, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, ये बताना है। ये जो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ये बताना है, ये सही है। फिर पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के लिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? अल्जीरिया में, ब्राजील में, केन्या में या भारत में? ये जो है आपका भारत में ये स्थापित नहीं हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इसमें जो है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र, ये जो है बेंगलुरु में है, एकदम सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान आपका देहरादून में है, ये कथन सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ये गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपका, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका जो है यहाँ नहीं है, ये भोपाल में है, याद रखिएगा, ये भोपाल में। ठीक है। और हिमालयी पर्यावरण का विकास एवं पंत संस्थान, ये जो है अल्मोड़ा गोविंद वल्लभ पंत है, ये आपका सही है। डी ऑप्शन भी सही है, गोविंद वल्लभ में सही है। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न जो समुदाय होते हैं उनके बीच का संक्रांति क्षेत्र को कहते हैं इकोटीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे हम इकोटीन कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। जो भूमिगत जल होता है इसको दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्सेनिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक को AS से डिनोट करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों का जो चक्रण होता है उसे रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र क्या कहते हैं? ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवों या निषेध? तो उस भूमि को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय पद चिन्ह। ठीक है, ये पारिस्थितिकीय पद छाप। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ये गलत है। प्रोटीन समृद्ध हो, ये भी गलत है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ये सही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल, ये जो है जैविक मरुस्थल की बात करेंगे, ये जो है आपकी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी जो है झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। जो आपके झारखंड के पास खमार पाट है, वहां से निकल करके हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, और यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है इसका कि इसको जो है जैविक मरुस्थल भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? औरत, दृश्य, पराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगे। वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन के द्वारा कौन से विकिरण को अवशोषित किया जाता है? पराबैंगनी विकिरण को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जैवमंडल भंडार और अवस्थिति। नोकरेक कहाँ है आपका? नोकरेक जो है ये मेघालय में है। नोकरेक जैवमंडल भंडार ये मेघालय में है। मानस आपका आसाम में है, ये आप याद रखेंगे। मानस जो है आपका ये असम में है। फिर दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई ये आपका केरल में है। अगस्त मलाई केरल में है। नोकरेक मेघालय A3B2 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? मतलब किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल? तो आप सभी को पता है कि जो है 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैवमंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। इन सब के लिए सबसे उपयुक्त है आपका, सबसे जो उपयुक्त है उसे हम कहेंगे जैवमंडल रिजर्व। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सर्वाधिक जो तापमान है उसको उत्पन्न करने में योगदान कौन सा नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ये इंपॉर्टेंट है और ये TRE 1 में भी पूछा गया था। एजेंडा 21 की बात करेंगे, ये जो कौन सी सही परिभाषा है? यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है, ये नहीं है। ये नभ के निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, ये भी गलत है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ये कथन एकदम 100% सही है। यह दक्षिण क्षेत्रीय, ये भी गलत है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एजेंडा 21 जो है इसकी सही परिभाषा है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। 88 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। यही इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा ही जो है अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुयस, इकोसिस्टम, APD कंट्रोल, इकोलॉजी, एजी टांसले, जैव विविधता, रीटर। इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। बायोस्फीयर जो रिजर्व है आपका, ये बताना है बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुयस के द्वारा है, तो आपका एक जो है एकदम सही है। ठीक है। इकोसिस्टम जो है APD कंट्रोल, ये नहीं है। इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसके हैं एजी टांसले है इकोसिस्टम के। ठीक है। और इकोलॉजी की बात करेंगे तो इकोलॉजी के हैं अर्नेस्ट हैकल बोल सकते हैं। इकोलॉजी के हैं आपके अर्नेस्ट हैकल। और फिर जैव विविधता के हैं आपके रेमंड F. दासमैन।
एफ दासमैन, ये जो जैव विविधता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, ये बताना है क्या ये सही है। ये एकदम सही है। फिर कारण क्या है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, ये कथन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कारण भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन इसका राइट है। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और आज की देखिए क्लास थोड़ा फास्ट हुई है, हम लोगों ने 19 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। और जो आपका क्लास का समय है ये भी कुछ ज्यादा नहीं, 35 से 40 मिनट हुआ है अभी, लेकिन पूरे 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आएगी, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, बहुत जगह से क्वेश्चन को सर्च किए हैं, इसके बाद ये आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। इसमें सारे जितने भी आपके टॉपिक है सभी टॉपिक से मिला करके क्वेश्चन करवाए गए हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी क्लास, ठीक है। और दोस्तों TRE 4 की भी क्लास जो है आपके एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनने भी अभी जो है, जो भी विद्यार्थी हमारे इस TRE 3 में फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए TRE 4 का जो क्लास है वो जस्ट जो है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और या तो 16-17 तारीख से ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है इसके जस्ट बाद TRE 4 की जो है TRE 4 के लिए भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।